अंदर कन्हैया भैया के साथ सुंदरी भी थी। वो दोनों मीना दीदी के साथ लड़ाई कर रहे थे। फिर भैया ने मीना दीदी को पलंग पर ढकेल दिया। फिर कन्हैया भैया ने तकिया उठाया और मीना दीदी के मुंह पर रख दिया। फिर सुंदरी ने भी तकिया पर जोर लगाना शुरू किया। काफी देर तक उन दोनों ने तकिया दबाया रखा। फिर मीना दीदी ने छटपटाना बंद कर दिया। फिर अम्मा ने हमें बुलाया और सोने को कहा। अनिल बेटा, तुम जहां से ये सब कुछ देख रहे थे, वहां से सुंदरी और कन्हैया की शक्ल भी देख पा रहे थे? नहीं। इसका मतलब कि तुमने सिर्फ उनकी पीठ देखी? जी। योर ऑनर, इस हादसे को 1-1.5 साल गुजर चुका है। क्या हम एक 11 साल के बच्चे की याददाश्त को एविडेंस मान सकते हैं? डॉक्टर लाल मोहल्ले में लोगों से पूछताछ करने लगे कि उन्होंने मीना की मौत की रात कुछ देखा या सुना था, लेकिन सभी लोगों ने पराई आग में हाथ जलने के डर से अपने दरवाजे उन पर बंद कर दिए। इंस्पेक्टर, आपको मैं आधे घंटे से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस रात मोहल्ले के लोगों ने बहुत कुछ देखा और सुना। आप एक बार मेरे साथ चल के मोहल्ले के लोगों से बातचीत क्यों नहीं कर लेते? क्या बात करूं कि आपके दामाद का उस लड़की के साथ चक्कर था या नहीं, और अगर था मिस्टर लाल तो आपने एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं करवाया? इंस्पेक्टर, एफआईआर दर्ज कराते हुए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। आई एम सॉरी, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम ऑफ ड्यूटी। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार आप सब लोग हैं। मैं एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको देख लूंगा। कन्हैया, क्या बात है? आज तू बहुत परेशान दिख रहा है। तू समझती नहीं है, पूरे मोहल्ले भर में थू थू हो रही है। तुझे प्यार सूझ रहा है। मुझे तो तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे। कहीं तेरा मन तो नहीं भर गया मुझसे? क्या बात कर रही है तू समझती क्यों नहीं है? मुसीबत में दिमाग से काम लिया कर, दिल से नहीं। तू 2-3 महीने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? इसी बीच मामला भी ठंडा हो जाएगा। और तू किसी दूसरी औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी मेरे जाने से और बातें बनेंगी। डॉक्टर लाल ने हिम्मत नहीं हारी और वो मीना की हत्या के सुराग की तलाश में भटकने लगे। और एक दिन उन्हें अनिल मिला, जो इस घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह था। उस रात कन्हैया भैया और मीना दीदी के बीच बहुत लड़ाई हो रही थी। कन्हैया भैया और मीना दीदी के बीच लड़ाई हो रही थी? तुम्हें कैसे पता? मैंने छत से सब कुछ देखा था। वहाँ सुंदरी भी थी। अनिल, क्या कर रहा है यहाँ? हाँ? चल अंदर। देखिए, बच्चा कुछ बता रहा था। अरे क्या कहेगा? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, उसकी मां उसे वहां से ले गई। सुनिए तो, लेकिन अब तक लाल साहब मीडिया से सिर्फ इसलिए बच रहे थे कि उनकी बेटी की मौत एक तमाशा न बन जाए, मगर अब उन्होंने ठान लिया था कि मीना के हत्यारे को सजा मिलनी ही चाहिए। प्रेस में यह मामला तूल पकड़ चुका था। एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हरकत में आ चुकी थीं। प्रेस के बढ़ते दबाव और पब्लिक ओपिनियन के मद्देनजर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और ये बंद हो चुका केस दोबारा खुल गया। लेकिन तब तक अनिल और उसकी मां ये मोहल्ला छोड़ चुके थे। सेठ साहब, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भलाई इसी में है कि कन्हैया को कुछ दिनों के लिए यहां से बाहर भेज दिया जाए। मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब मैं चलता हूं। एक तो नई दिल्ली चला जा और अपने ठिकाने की खबर मुझे देते रहना। तब तक मैं तेरे दुबई के टिकट का इंतजाम करवाता हूँ। और सुंदरी, अभी तुझे उसी की सूझ रही है। सारे घर में आग लगाकर तुझे चैन नहीं मिला।
कन्हैया के फरार होने की खबर अगले दिन सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पर छा गई। प्रेस और एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने सेठ के परिवार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। घर घर जाकर की जाने वाली ये कैंपेन जोर पकड़ गई कि सामने आकर गवाही दो, गवाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरी ही बेटी नहीं थी, वो इस पूरे मोहल्ले की बेटी थी। इन्हीं गलियों में आप लोगों की उंगलियां पकड़कर ही वो बड़ी हुई। आप लोग सब कुछ जानते हुए भी इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। आज मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, ईश्वर न करे कल आप लोगों की बेटी के साथ कभी कुछ ऐसा हो। मेरी बेटी को 3 दिन के बाद ही उसकी शादी की उसको मार डाला गया। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, उसकी मौत की रात अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा सुना हो तो ईश्वर के लिए हमारी मदद कीजिए। इन सभाओं और जनता तथा प्रेस के गुस्से से सीबीआई पर मीना की मौत की गुत्थी सुलझाने का दबाव बढ़ने लगा। सीबीआई की तरफ से यह केस भैरव सिंह को सौंपा गया। वो घर घर जाकर चश्मदीद गवाह को ढूंढने की कोशिश करने लगा। कन्हैया तक पहुंचने के लिए उसने सुंदरी का पीछा करना भी शुरू कर दिया। ये सुंदरी नाम की लड़की आप ही के ऑफिस में काम करती है? जी हाँ। इंस्पेक्टर भैरव सिंह, सीबीआई क्राइम ब्रांच। जी इंस्पेक्टर, देखिए मैं इस लड़की के डेस्क और ड्रॉर की तलाशी लेना चाहता हूं। मगर बात क्या है? ये लड़की एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट। मैं इसका टेबल देख सकता हूं? अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी इस आदमी को सुंदरी से मिलते जुलते देखा है? जी हाँ, ये अक्सर इसे यहाँ लेने आता है। एक बार तो ड्रिंक करके आ गया था और सुंदरी से ऊंची ऊंची आवाजों में बातें करने लगा जैसे वो इसकी बीवी लगती हो। बाद में मैंने सुंदरी को वार्निंग देकर छोड़ दिया। ठीक है, अब कभी ये दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। इसकी नौबत नहीं आई। मैं सुंदरी को नौकरी से निकाल रहा हूं। एनीवे, थैंक्स। सुंदरी को नौकरी से निकाल दिया गया। वो जगह जगह नौकरी की तलाश में भटकने लगी। भैरव सिंह ने ख्याल रखा कि सुंदरी को कहीं नौकरी ना मिले। वो सुंदरी का लगातार पीछा करने लगा और एक दिन एक फोन करना है। कन्हैया और सुंदरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी आरोप को मानने से इनकार कर दिया। कन्हैया की जमानत नामंजूर कर दी गई, मगर सुंदरी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत न होने से उसे शहर छोड़कर न जाने की वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और यह केस सेशंस कोर्ट पहुंचा। मीना की मौत के करीब 9 महीने बाद
सीबीआई ने उस वक्त के बेहतरीन लॉयर रघुवीर टंडन को अपना वकील नियुक्त किया। कन्हैया की तरफ से वकील थे बलदेव राठौर। कन्हैया ने सुंदरी के साथ किसी भी नाजायज संबंध को झूठा बतलाया। ये सरासर गलत है। शादी से पहले या उसके बाद सुंदरी के साथ मेरा ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं रहा, और शादी में भी वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो हमारी किराएदार थी। कन्हैया, मीना के पिता ने तुम्हारे खिलाफ यह इल्जाम लगाया है कि उस रात तुम और सुंदरी दोनों ने मीना से झगड़ा किया और बाद में उसका कत्ल कर दिया। क्या बकवास है ये? उस रात बहुत गर्मी थी, मैं छत पर सोने चला गया। मैंने मीना से भी कहा कि चल छत पर सोते हैं, वो मानी नहीं। सुबह करीब 5 बजे मेरी आंख खुली, मच्छर काट रहे थे। मैं नीचे आया तो देखा मीना पेट के बल लेटी हुई है और उसको दौरे पड़ रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं नीचे गया घबराकर और बाबूजी को बुला लाया। उन्होंने फिर आकर मीना को सीधे लिटाया। मीना किस हाल में थी? उसके मुंह से छाग निकल रहे थे। और उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे? जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। उसकी गर्दन पर निशान थे, शरीर नीला पड़ चुका था और अकड़ गया था। इससे साफ जाहिर था कि मेरे पहुंचने से 2-3 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी है, और यही वजह थी इन्होंने मेरी बेटी को दुल्हन की तरह सजा रखा था। हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मीना उस बीमारी से मरी जो लाल साहब ने हमसे छिपाई, एपिलेप्सी। और यही वजह थी कि लाल साहब ने अपनी बेटी की शादी में इतनी जल्दबाजी की। वो बिल्कुल ठीक थी, जल्दबाजी इनकी तरफ से थी, क्योंकि इनका लड़का उस लड़की के चक्कर में था जिसे ये फूटी आंख नहीं देखते थे। ये झूठ है। वो बीमार थी, उस रात भी उसने सोने से पहले दवाई ली थी। और सुंदरी के बारे में मैं बता चुका हूं, वो सिर्फ हमारी किराएदार थी। मैंने कभी उससे ढंग से बात तक नहीं की। इस सब के बीच भैरव सिंह ने सुंदरी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। देखो सुंदरी, ये साबित हो चुका है कि तुम दोनों के संबंध थे। उस रात क्या हुआ था, अब मुझे साफ साफ बता दो। देखो सुंदरी, उस रात की तुम्हारी सारी हरकतों का गवाह वो बच्चा अनिल भी। और जिस दिन वो बच्चा मिल गया है, तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिंदगी भर के लिए अंदर जाओगे। उस रात 2 से 3 के बीच जो झगड़ा हुआ था, उस वक्त तुम कमरे में थी? और कौन था? मीना और कन्हैया। झगड़ा मीना और तुम दोनों के बीच हुआ था? हाँ, लेकिन मीना उस समय जिंदा थी। फिर मैं और कन्हैया छत पर सोने चले गए। सुबह 5 बजे कन्हैया नीचे आया। उसने मुझे आवाज दी। मैं जब नीचे गई तब तक मीना मर चुकी थी। कन्हैया बहुत डरा हुआ था। सारा तकिया खून और धूप से लथपथ था। उसने कहा मीना दौरे पड़ने से मरी है। कन्हैया के कहने पर मैंने मीना के कपड़े बदले, तकिए और चादरें हटा दी। बस उसके बाद फिर मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन तुम लोगों ने उसका मेकअप क्यों किया? उसे इतना सजाया संवारा क्यों? क्योंकि उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। ओह, इसका मतलब मीना की मौत को तब तक 2-3 घंटे हो चुके थे। देखो सुंदरी, तुम्हें ये सारी बातें कोर्ट में कहनी होगी। लेकिन जब तक भैरव सिंह सुंदरी के नाम का वारंट लेकर पहुंचा, तब तक वो जा चुकी थी, न मालूम कहां। सुंदरी के जाने से कन्हैया के मर्डर करने का मोटिव जा चुका था। रघुनाथ टंडन के पास अब एक ही चारा बचा था कि मीना की मौत को अननेचुरल साबित कर दें। और एपिलेप्सी के फिट में आदमी उस तरह से नहीं चिल्लाता जैसा कि मीना चिल्लाई। उसके आसपास तमाम किस्म की दवाइयां पाई गई। उस रात भी उसने दवाई ली थी। हो सकता है ये उसी का रिएक्शन हो। उसका पेट खाली था योर ऑनर, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है। और फिर उसकी गर्दन पर पड़े हुए निशानों के बारे में आपको? इंस्पेक्टर बग्गा के अनुसार वो निशान उसकी गर्दन पर तब पड़े जब उसके घर वालों ने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। यही पोस्टमार्टम के डॉक्टर रावत की रिपोर्ट है।
पोस्टमार्टम जानबूझकर मौत के 12 घंटे के बाद किया गया योर ऑनर। और तब तक यह पता लगाना भी मुश्किल था कि ये निशान मौत के पहले के हैं या बाद के। और इंस्पेक्टर बग्गा ने तो ना फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं योर ऑनर, और ना ही लाश की कोई फोटोग्राफ खींची, और बिना पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किए केस को बंद करवा दिया गया। जबकि डॉक्टर लाल बार बार ये कहते रहे हैं कि उस रात पूरे मोहल्ले ने चीखें सुनी है। इंस्पेक्टर बग्गा का बयान गलत साबित पाया गया। उसको अगले ही दिन सस्पेंड कर दिया गया और यह केस शायद रहस्य ही बनकर रह जाता अगर इंस्पेक्टर भैरव सिंह को वो सबूत नहीं मिलता जिसकी उसे बेसब्री से तलाश थी। अच्छा आप बताओ, तुम्हें वहां से सीधे नजर आ रहा है कन्हैया का कमरा? जी बिल्कुल, अभी वहाँ कोई नहीं है। और उस रात? मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा था, अनिल ही देखता रहा और अनिल ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने पूछा नहीं? उस रात वो बहुत डरा हुआ था। उस दिन के बाद वो और उसकी माँ मोहल्ला छोड़ के चले गए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुमने उस रात कुछ सुना था? कोई आवाज? हाँ, एक लड़की की आवाज, नहीं 2 लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। अच्छा हमें बताओ कि क्या सुना था, कैसी आवाज थी? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। भैरव सिंह को मालूम हो गया कि अनिल और उसकी माँ वापस लौट आए हैं और मोहल्ले वालों ने सेठ परिवार के डर से उन्हें छुपाए रखा। देखो डरते नहीं, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आराम से हमें बताओ कि उस रात तुमने क्या देखा। शाबाश। उस रात हम छत पर सो रहे थे। रात के करीब 2-3 बजे मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज आई। मैंने रमेश को उठाया और फिर दीवार पे चढ़ गया। वहां से मुझे कन्हैया भैया का कमरा साफ नजर आ रहा था। खिड़की खुली थी, बत्ती भी जल रही थी। अंदर कन्हैया भैया के साथ सुंदरी भी थी। वो दोनों मीना दीदी के साथ लड़ाई कर रहे थे। फिर भैया ने मीना दीदी को पलंग पर ढकेल दिया। फिर कन्हैया भैया ने तकिया उठाया और मीना दीदी के मुंह पर रख दिया। फिर सुंदरी ने भी तकिया पर जोर लगाना शुरू किया। काफी देर तक उन दोनों ने तकिया दबाया रखा। फिर मीना दीदी ने छटपटाना बंद कर दिया। फिर अम्मा ने हमें बुलाया और सोने को कहा। अनिल बेटा, तुम जहां से ये सब कुछ देख रहे थे वहां से सुंदरी और कन्हैया की शक्ल भी देख पा रहे थे? नहीं। इसका मतलब कि तुमने सिर्फ उनकी पीठ देखी? जी। योर ऑनर, इस हादसे को 1-1.5 साल गुजर चुका है। क्या हम एक 11 साल के बच्चे की याददाश्त को एविडेंस मान सकते हैं? गवाहों के बयानात और बाकी सबूतों से सेशंस कोर्ट ने अपना निर्णय 1 महीने के अंदर सुना दिया। मीना की मौत का राज अनिल की गवाही से खुल गया था। कन्हैया को मीना की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन कन्हैया ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कन्हैया के पास मीना को कत्ल करने का कोई खास मकसद नहीं था। अनिल की गवाही को भी रद्द कर दिया गया क्योंकि वो मीना की मौत से करीब 1 साल बाद हुई थी और जहां से उसने इस घटना को देखा था वहां से वो किसी का चेहरा नहीं देख पाया था। जज ने यह भी कहा कि मीना की मौत रहस्य के घेर में रहेगी और शायद मीना की हत्या ही की गई हो। लेकिन कन्हैया को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ दिया गया। तब तक वो 2 साल जेल में काट चुका था।